नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी AAB 19 के एग्जाम के रिगार्डिंग AAB 19 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देने के लिए आया हूं। जो लोग अपना AAB 19 देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका AAB 19 का एग्जाम जो है वो बढ़ चुकी है उसकी डेट, तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। बट एक बात को मन में ये बात को फिक्स करके रखिएगा कि ये गारंटी नहीं है कि आपको जो है आगे भी फर्दर डेट एक्सटेंड होने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। वरना अगर आगे चल के और एक्सटेंड ये डेट करी जाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब ये पिटीशन फाइल होंगी आने वाले टाइम में कि भैया AAB 19 जो है बहुत लेट हो रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार बार डिले कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये सारी बातों को साइड में रखते हुए मैं अगर AAB 19 का पेपर देने के लिए जा रहा हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है जी। और सिलेबस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं पढ़ के जाऊंगा। देखो भाई, जाने के लिए तो एक बेहतर बात यही होती है कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन में हम अपीयर हो रहे हैं ना, तो पूरा सिलेबस हमें पढ़ के जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि मैं जो है किन किन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा ध्यान दूं, जो हमारे हाईएस्ट स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट है, जिसको इन सब्जेक्ट्स को अगर मैं अच्छे से पढ़कर जाऊंगा ना, मेरा पूरा 100% एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। 100% मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, 99% बात नहीं कर रहा, 100%। तो सबसे पहली बात, आपको गौर किस बात पे करना है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें से सबसे ज्यादा मेन कोर एरिया आपसे क्या पूछा जाएगा? ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपसे रिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट का ही पार्ट होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे किस चीज के ऊपर पूछे जाएंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर पूछे जाएंगे, प्लस लैंडमार्क हमारे जो भी केस लॉज है उसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे, प्लस जो रीसेंट केस लॉज है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉज तो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी पूरे करवा दूंगा, कोई इसमें हेजिटेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक अपना कोर एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। और अगर मैं थोड़ा बहुत आपसे बात करूं तो यूपीएससी के रिगार्डिंग आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, जो जिसमें हमारा यहां पे पेपर बनता है। अब अगर मैं बात करूं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा? हमारा भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। पुराने वाले कानून के हिसाब से आईपीसी, नए वाले कानून के हिसाब से बीएनएस। हमारे सिलेबस में बोला हुआ है हम दोनों पूछेंगे। अभी थोड़ा सा स्मार्ट अपना खेलोगे इस चीज के अंदर कि एक बात बताओ, अब आपसे कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोलेगा एज एन एडवोकेट, तो क्या एफआईआर हमारी पुराने कानून के हिसाब से, धारा के हिसाब से होगी या नए कानून के हिसाब से होगी? ऑब्वियसली नए कानून के हिसाब से होगी। तो इससे हमारे को एक बात तो समझ में आती है कि पुराने वाले कानून के हमें सेक्शन याद नहीं करने हैं, हमें सेक्शन कौन से वाले कानून के याद करने हैं? नए वाले कानून के हमें सेक्शन याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि मर्डर कौन से सेक्शन में है? नए वाले कानून के हिसाब से। थेफ्ट कौन से सेक्शन में है? नए वाले कानून के हिसाब से। एक्सटॉर्शन कौन से सेक्शन में है? रॉबरी कौन से सेक्शन में है? नए अपराध कौन कौन से ऐड करे गए हैं? जैसे कि स्नैचिंग जो पहले नहीं था अब है। अगर मैं बात करूं कि अगर एक लड़का एक लड़की को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन बाद में और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, बाद में वो अपना जो प्रॉमिस है वो तोड़ देता है, यानी कि लड़की से शादी नहीं करता है, क्या ये रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन नंबर 69 एक नया ऐड करा गया है। तो ये बेसिक बातें कि अगर आपको जानकारी है तो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। प्लस केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑफेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, कब हमारा थेफ्ट होता है, कब एक्सटॉर्शन होता है, कब थेफ्ट जो है रॉबरी बन जाता है, कब एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी बन जाता है, फोर्स का क्या मतलब होता है, क्रिमिनल फोर्स का क्या मतलब होता है, असॉल्ट का क्या मतलब होता है, इनकी पनिशमेंट कितनी है, कहां पे दी गई हुई है, नए सेक्शन के हिसाब से कितनी पनिशमेंट है, क्या चेंजेस हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन में अपनी कोई प्रॉपर्टी रखता है तो वो कहां पे पनिशेबल है, कितना ऑफेंस है, एक्सेप्ट चीटिंग के लिए क्या चेंजेस करे गए हैं। ये अगर बेसिक आपको नॉलेज है, इतना आप पढ़कर गए हो, तो मैं 100% ये कह रहा हूं आप बहुत बढ़िया करोगे एग्जाम के अंदर, आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। दूसरी बात यहां पे आपको ये समझनी है, हमारे नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्लस सीआरपीसी। अब इसके अंदर भी आपको दिमाग क्या लगाना है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज, वही एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं एफआईआर का क्योंकि एफआईआर के रिगार्डिंग आप लोग अच्छे से अपडेटेड रहते हो। तो अगर कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएगा, अब प्रोसीजर हमारा पुराने वाले कानून के हिसाब से पालन किया जाएगा या नए वाले कानून के हिसाब से पालन किया जाएगा? ऑब्वियसली कौन सा हमारा धारा के अंदर हमारे को नए कानून के हिसाब से बता रखी है वो हमारे को फॉलो करना है। अब पुरानी जो सेक्शन के अंदर धारा है वो हमें याद बिल्कुल नहीं करनी है, प्रोसीजर हमें याद करना है कि अगर कौन कौन से हमारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर सेम बताया हुआ है और वही प्रोसीजर बीएनएसएस के अंदर सेम बताया हुआ है। ये स्मार्ट स्टडी आपको खेलनी पड़ेगी। याद रखना, इन सेक्शंस को, पुराने वाले सेक्शन को याद करने में अपना टाइम बर्बाद मत करना, नए वाले कानून के हिसाब से हमें सेक्शंस याद करने हैं, दैट्स इट।
फिर हमारी गाड़ी जो है ना प्रिपरेशन की बहुत अच्छे से रन करने लगेगी। सेम इन द केस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब एक बात बताओ, हमारा एविडेंस का जो कानून है वो पिक्चर में कब आता है? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई रोल है? नहीं। इंक्वायरी के दौरान जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उस टाइम पे क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई रोल है? नहीं। तो मेन काम कहां पे आते हैं? ट्रायल पे। जब ट्रायल के दौरान जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे जब एविडेंसेस लिए जाते हैं प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस काउंसिल के, उस टाइम पे जब विटनेसेस आते हैं, उस टाइम पे जो सबूत पेश करे जाते हैं जज साहब के सामने, तो यहां पर तब हमारा कानून पिक्चर में आता है। तो इसमें मेजर बात क्या है? पुराने सेक्शन हमें याद करने नहीं करने। याद रखना, आपसे पुराने सेक्शन कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे केवल पुराने कानून के प्रोसीजर पूछा जाएगा और नए वाले कानून का सेक्शन पूछा जाएगा। यह बात को याद रखना अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ में कि अब अगर मैं बात करूं रेस गेस्टे हमारा पुराने कानून में कौन सा था? सेक्शन नंबर 6। तो सेक्शन नंबर 6 मुझे याद करने की जरूरत है? नहीं। मुझे याद क्या करने की जरूरत है? नए कानून के अंदर यह बात कहां पे मेंशन है? सेक्शन नंबर 4 में। तो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि नए कानून के हिसाब से सेक्शन नंबर 4 में पुराने वाला टॉपिक है। तो जो पुराने वाले टॉपिक था, पुराने वाला केस लॉ था, वो हमें याद करना है और नए वाले सेक्शन के हिसाब से धारा हमें याद करनी है। दैट्स इट। अब ये पुराना सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमारा सबसे बड़ा और स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ के अंदर आपको याद रखना है, फैमिली लॉ अपने आप में बहुत बड़ी लंबी कहानी है, जिसमें फैमिली लॉ का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा हिंदू लॉ, पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ। अब इनमें से पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ आ जाता है, ठीक है। अब इनमें से क्या अगर मैं पूरा हिंदू लॉ पढ़ने बैठूंगा, पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ने बैठूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेरी लाइफ हो जाएगी और इतनी देर में एग्जाम मेरा पास में आ जाएगा। और मैंने सारा टाइम अगर फैमिली लॉ में पढ़ने में लगा दिया तो भैया ये सारे सब्जेक्ट में कैसे करूंगा? जो हाई स्कोरिंग है, जिनको इन सब्जेक्ट्स को कर ही 50 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। और एग्जाम में पास होने के लिए मुझे कितना चाहिए? 45। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैंने केवल आपको बेसिक याद करने के लिए बोला है, पूरा डेप्थ में स्टडी करने के लिए आपको नहीं बोला है। और मैं पढ़ाता भी अपने बैच के अंदर, एएबी 19 के बैच में बहुत अच्छे से हूं कि जैसे आईपीसी के अंदर अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो आईपीसी चल रहा है, यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता चल रहा है। उस टाइम पे मैं अभी आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कैसे आपको नोट्स मिलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। पढ़ाई भी कराई जाती है हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। आपके जो टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं टाइमली बेसिस पे हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे के पूरे आपके जो पीवाईक्यूज आज तक जमाने में हमारे जो एआईबी में पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, कि कॉन्स्टिट्यूशन में 10 सालों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका टेस्ट होता है, प्लस आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं उसका टेस्ट होता है। ऐसे ही हमारा बीएनएस एंड सीआरपीसी में हमारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका टेस्ट होता है, ठीक है। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका टेस्ट होता है। पीवाईक्यूज का आपका टेस्ट होता है। अब आने वाले टाइम में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर आपके मॉक टेस्ट होंगे, फिर आपका वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको जो जो चीजें पढ़ाई गई हैं सब्जेक्ट वाइज ये आपको रिवाइज करवाई जाएंगी। जब तक आपको पक्का नहीं कर दिया जाएगा तब तक आपको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, अगर आप हमारे साथ अगर जुड़ जाते हो तो। याद रखना। दूसरी बात, यहां पे हिंदू लॉ के अंदर मैं बात करूं तो आपको बेसिक बात है कि शादी कैसे कराई जाती है, शादी वैलिड कब होती है, ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है। अगर सेक्शन में 5 पढ़ोगे तो आपको वैलिडिटी ऑफ मैरिज के बारे में पता लगेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में सेक्शन नंबर 7 के अंदर पढ़ोगे, वो आपको पता लगेगा कि यहां पे अगर मेरे को कंप्लाइंस करना है सप्तपदी का, सेक्शन नंबर 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में। अब सेक्शन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोर्स के मामले में। तो ये बेसिक अगर सेक्शंस आपको क्लियर हैं, 100% आपका एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसके सवाल का जवाब देने लायक बन जाओगे और आपका एग्जाम जो है वो बहुत सक्सेसफुली क्लियर होगा। मुस्लिम लॉ में जो जो बेसिक बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पे मुता मैरिज क्या होता है। एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि मुस्लिम मैरिज की जब वैलिड मैरिज, अगर हमें मुस्लिम वैलिड मैरिज करानी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे जो है ऑफर और एक्सेप्टेंस किया जाता है, क्या हमारी मुस्लिम मैरिज अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होती है या नहीं होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आखिर में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, ये सब इसी का ही पार्ट है। एक लिमिटेशन भी आप समझ लीजिए, ठीक है, ये सब इसी का पार्ट है। बस ये आखिर में अगर हमारा पार्ट बचता है, अगर इनमें आपने कमांड बना लिया तो 55 to 60 मार्क्स आपके स्कोर करना कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। फिर तो एग्जाम में फेल होना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है जी। आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। मैंने आपको कौन कौन से सब्जेक्ट बताए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। इन पे अगर आप अच्छी कमांड बना लोगे, हालांकि आपको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। ये मत सोचना कि सर इतने ही सब्जेक्ट कराओगे आप हमारे को बैच में, नहीं, आपको सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कराया जाएगा। बट मैंने आपको पर्सपेक्टिव एक टास्क अपना कंप्लीट करने के लिए आपको बोला है कि भाई एटलीस्ट एआईबी का पेपर देने जा रहे हो ना, टाइम नहीं है, कोई भी बैच नहीं ज्वाइन करना है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन पे कमांड अच्छे से बनाकर जरूर जाइएगा।
आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी अपना एआईबी एग्जाम की जर्नी को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहां पे हमने एक ऑफर निकाला हुआ है 52% डिस्काउंट सारे के सारे बैचेस के ऊपर जो आज तक हमने कभी नहीं दिया है, ठीक है जी। एआईबी 19 का फुल बैच के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, फायदा होगा, ठीक है। अगर आप जुडिशरी लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरा बैच फायदा होगा। जुडिशरी लेवल के लिए टीपीए का बैच फायदा होगा। जुडिशरी लेवल के लिए पूरा फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पूरा डिटेल में प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव में पढ़ाया गया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बैच प्रीलिम्स मेंस के लिए आपका पूरी कंप्लीट तैयारी इसमें करवाई हुई है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया टाइम है। अब दूसरी बात, सर आप नोट्स कैसे प्रोवाइड कराते हो ये भी जरा हमें दिखा दीजिए, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन अपना डाउनलोड करोगे तो आपको बसेरे यहाँ पे बैचेस दिखेंगे। अब मेरे को एआईबी का अगर बैच चाहिए मैं क्लिक करूंगा, तो जब आप एआईबी का अपना बैच पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा अपनी एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे भी हमारा यही सेम एक्सेस है। तो कंटेंट सेक्शन में मैं जाऊंगा, कंटेंट सेक्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस का फोल्डर है, ये सारे के सारे बेरेक्स का फोल्डर है कि आप इस बेरेक्स को अपना डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और अपना एग्जाम में लेकर जा सकते हो। लोग पूछते हैं ना सर प्रिंट आउट बेरेक्स लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। ये नोट्स फॉर एआईबी, अब इसमें क्लिक करूंगा, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, मेरे को इंग्लिश में देखने हैं, हिंदी वाले भी हैं प्रॉपर सेम। तो यहाँ पे मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं, सीपीसी के नोट्स हैं, ठीक है जी। एंड एआईबी 19 के सीपीसी के क्विक रिवीजन करनी है उसके नोट्स हैं, सीआरपीसी के नोट्स हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के नोट्स हैं, बीएनएस के नोट्स हैं। इसके पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आज हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे नोट्स हैं, प्लस हिंदी में अगर मैं चेक करूंगा तो हिंदी के अंदर मेरे को सारे नोट्स मिल जाएंगे पूरे संविधान के, हिंदी के और सीपीसी के, क्विक रिवीजन सीपीसी के, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएनएस पार्ट 1। अगर मैं टेस्ट देखना चाहते हो कि सर आप टेस्ट कैसे देते हो, ठीक है जी, तो टेस्ट के लिए भी हमारा पूरा प्रॉपर फोल्डर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट पे आप ये फोल्डर पे क्लिक करोगे तो हिंदी में टेस्ट करना है या इंग्लिश में करना है। अगर मुझे इंग्लिश में करना है तो ये टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट 1 उसकी आंसर की, टेस्ट 2 उसकी आंसर की, टेस्ट 3 उसकी आंसर की, टीपीसी का टेस्ट 1 उसकी आंसर की, ऐसी सबकी आंसर कीज आपको मिल जाएंगी। सेम इन द केस ऑफ हिंदी के अंदर आपको मिल जाएगा, मैं आपको शो भी कर देता हूं, ठीक है जी। ये हमारा हिंदी के अंदर टेस्ट की फाइल्स अपलोड हो जाती हैं आंसर की के साथ में, ठीक है जी। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोग अपना हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, बतेरे बैचेस है। आपको यही नहीं है कि एआईबी का बैच ज्वाइन करना, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को कोई और बैच ज्वाइन करना है तो वो वाला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो हर एक बैच की अपनी एक यूनिकनेस होती है, ये मत सोचना कि हर एक बैच सेम होगा, नहीं, हर एक बैच को पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसके अंदर बातें अलग लिखी होती हैं। कोई सिविल केस में सिविल के तौर पे हमें सोचना पड़ता है, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल केस के हिसाब से हमें सोचना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के हिसाब से हमें वो सोचना पड़ता है। तो इसलिए अलग अलग बैचेस के अंदर अलग अलग यूनिकनेस आपको बताई हुई है। अभी आपके ऊपर है, तो आपको अपना सेल्फ स्टडी करनी है तो कोई बुराई नहीं है, कोई आपको मजबूरी नहीं है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके अपना एआईबी का एग्जाम निकाल सकते हो। इनफैक्ट सच्ची बात तो ये है, मैंने भी खुद अपने सेल्फ स्टडी करके एआईबी का एग्जाम निकाला था, बट मेरे टाइम पे जो क्वेश्चंस थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। लेकिन आज के टाइम में ये जो अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी डीप स्टडी की जरूरत होती है। बहुत सस्ते में मैंने इसलिए प्राइस यहाँ पे रखा हुआ है ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेगा, और ये दिवाली ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।